नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। स्वागत है आपका हमारे बेहद खास प्रोग्राम में, जिसका नाम है 8 सिविल लाइन से। 8 सिविल लाइंस यानी सीएमआर, यानी सूबे के मुखिया का ठिकाना, यानी वो घर जहां मुख्यमंत्री रहते हैं और तय करते हैं राजस्थान का भविष्य। फिलहाल प्रदेश के साथ ही इस घर पर भी अशोक गहलोत का राज है। यही वो पावर सेंटर है जहां प्रदेश की राजनीति की ABCD तय होती है। यहीं से तय होता है कि किसको कितना, कहां, कब और क्या क्या मिलेगा। और इसी पावर सेंटर की हर हलचल पर हमारी खास नजर रहेगी और हर खबर से आपको करवाएंगे रूबरू, यानी दिखाएंगे 8 सिविल लाइंस की हर हलचल। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज PCC पहुंचे और माणिक्य लाल वर्मा की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान PCC में गहलोत का स्वागत किया गया। PCC में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया से भी बात की और विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखी। प्रियंका जी का लंबे समय से इंतजार था, हमारे कार्यकर्ताओं को भी और देश को भी। राहुल गांधी जी ने सही समय पर सही फैसला लिया है और राजनीति में राइट टाइम पर राइट डिसीजन का महत्व होता है। उसी रूप में उन्होंने सोच समझ के लिया है, देश हित में लिया है, पार्टी हित में लिया है। और मैं समझता हूँ कि उनके आने से जो मैसेज गया है नौजवानों के अंदर भी, महिलाओं के अंदर भी, उससे बीजेपी वाले घबरा गए हैं। घबरा करके उनके पास कोई टिप्पणी करने को है नहीं। तो आप देखते हैं कल से जो टिप्पणी आ रही है वो बेतुकी आ रही है। बेतुकी टिप्पणियों का राजनीति में कोई स्थान नहीं होता है। उनमें अगर कोई साहस है तो बताए कि वो क्या कहना चाहते हैं। टिप्पणियां करते हैं उनके स्पोक्स पर्सन, उसमें कोई दम नहीं है। तो ये हालात में चल रहे हैं। हम सब स्वागत करते हैं, पूरे प्रदेश के हमारे कांग्रेसन, और हम सभी स्वागत करते हैं उनके राजनीति में आने का भी और महामंत्री बनने का भी। कल एक सवाल पूछा था सर, क्या राजस्थान पहल करेगा क्या उन्हें राजस्थान से चुनाव लड़ाने की, क्योंकि कांग्रेस के लिए राहुल गांधी जी को अध्यक्ष बनाने की पहल आपने ये सारे फैसले हाईकमान खुद करता है। ये हम किसी को अधिकार नहीं हम ये कहें कि हम पहल करें या क्या करें। और मैं समझता हूँ कि राजस्थान में तो राहुल गांधी का भी स्वागत है, प्रियंका जी का स्वागत है। राजस्थान में तो एक माहौल बन चुका है कांग्रेस पक्ष के अंदर। यहाँ से अगर चुनाव लड़े, राहुल गांधी जी लड़े, प्रियंका जी लड़े, तो पूरा प्रदेश का कांग्रेस प्रदेश वाली स्वागत करेंगे। जिस प्रकार से उन्होंने कैंपेन किया राजस्थान में, उन्होंने राजस्थान के लोगों का, मध्य प्रदेश के लोगों का, छत्तीसगढ़ के लोगों का जो दिल जीता है। और जिस प्रकार गुजरात के अंदर जो मोदी जी की खुद का राज्य है, अमित शाह जी का राज्य है, गुजरात में चाहे चुनाव में हम लोग सरकार नहीं बना पाए हो, पर वहाँ हमारी ना हार थी ना बीजेपी की जीत थी। वहाँ के लोगों का भी दिल जीता राहुल गांधी जी ने। इसलिए पूरे देश के लोग समझ चुके हैं कि जो आलोचनाएं, जो जिस प्रकार की निम्न स्तर की टिप्पणियां की जाती थी राहुल जी के बारे में, उनके मुंह पे ताले लग गए हैं। और जो लोग सोचते थे उनके बारे में, उनके विचार बदल गए हैं देश के अंदर। अब देश मानने लग गया है, मीडिया मानने लग गया है कि मोदी को कोई टक्कर दे सकता है तो एकमात्र राहुल गांधी दे सकता है। और उसी रूप में एजेंडे तय हो गए हैं, किसानों का, युवाओं का, महंगाई का। और जो राजनीतिक घृणा की, नफरत की, हिंसा की राजनीति शुरू हुई देश के अंदर, उसका अंत करने का समय आ गया है। राहुल गांधी कहते हैं हमारी कोई व्यक्तिगत कोई किसी से अदावत नहीं है, विपक्षी पार्टियों से हमारी लड़ाई है तो विचारधारा की है, नीतियों की है, सिद्धांतों की है, और वो लोकतंत्र में जायज है। इसलिए अब एजेंडा फिक्स हो चुका है देश के अंदर। और अगले चुनाव में समझता हूँ कि कोई आश्चर्य नहीं कि भारी बहुमत से राहुल गांधी इस देश को नेतृत्व प्रदान करे। और मोदी जी और जो अमित शाह जी है, उनकी पार्टी में खाली 2 लोग राज कर रहे हैं, बाकी लोग तो
वो खाली एक दिखावट के लिए है। अधिकांश मंत्रियों को जानता ही नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने कभी ये ऐसा मौका दिया ही नहीं मंत्रियों को कि उनकी पहचान बने। लोकतंत्र में प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जो होता है, उसके मंत्री होते हैं, वो कोई माता तो नहीं होते हैं, वो कलीग के रूप में होते हैं, सहयोगी के रूप में होते हैं, साथी के रूप में होते हैं। तो मोदी जी ने, क्योंकि तानाशाही पूर्ण उनका रवैया है, जैसे वसुंधरा जी का था उसी ढंग से, इसलिए उनके लिए तमाम मंत्री जो है उनके ना सहयोगी है, वो उस रूप में उनको मानते नहीं है। वो खाली अपने मातहत मानते हैं मंत्रियों को इस रूप में कि उनकी पहचान बनने नहीं दी है 5 साल तक। अधिकांश देश के लोग उनके मंत्रियों को कोई नाम के साथ में, कोई शिकल के साथ में बता ही नहीं सकता है, 3-4 मंत्रियों को छोड़ करके। तो आप सोच सकते हो कि देश में 5 साल जो लोकतंत्र चला है, उसने देश को कहां से कहां पहुंचा दिया है। कोई खुली हवा में सांस ले नहीं सकता, खुल के बात कर नहीं सकता, खुल के टेलीफोन से वार्ता कर नहीं सकता, इंडस्ट्रियलिस्ट डरा हुआ है, मीडिया डरा हुआ है, पॉलिटिशियन डरे हुए हैं, ब्यूरोक्रेट डरे हुए हैं। कोई ब्यूरोक्रेट काम नहीं कर रहा। 5 साल में दिल्ली में किसी ब्यूरोक्रेट ने दिल से काम नहीं किया, मन से काम नहीं किया, दिमाग से काम नहीं किया, खाली टाइम पास किया है, क्योंकि नौकरी करनी है तो उनको। इतना ब्यूरोक्रेसी डरी हुई है। और जिस मुल्क में ब्यूरोक्रेसी डरी हुई हो, मीडिया डरा हुआ हो, पॉलिटिशियन डरे हुए हो, आप सोच सकते हो उस मुल्क में लोकतंत्र के क्या हालात हुए होंगे। तो आज लोकतंत्र के नाम से तो हम जी रहे हैं, परंतु हालात बड़े गंभीर हैं। और मुझे निश्चित तौर से लगता है कि 3 महीने और इंतजार करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सर, चुनाव आयोग ने कहा कि बैलेट युग में नहीं जा 15 सकते तारीख सर। से 8 फरवरी से जेल भरो आंदोलन की घोषणा की है, सवर्ण आरक्षण और किसान कर्ज माफी को लेकर के। क्या कहाँ आपने- पर? राजस्थान में। उनकी अपनी मजाक उड़ रही है। जो हम तो कह चुके हैं, हम 10% आरक्षण किया, हम तो 14% आरक्षण की बात करते हैं। 2002 के अंदर मैंने यहाँ पर पहला राज्य देश के अंदर है जिसने 14% आरक्षण ईबीसी को मिले प्रस्ताव पास किया, वाजपेयी जी को भेजा कि आप संविधान में संशोधन जो अब हुआ है उस वक्त करो 2002 के अंदर। ये पहल मैंने खुद ने करी राजस्थान के अंदर। कल मैंने जो विधानसभा में जो पढ़ के सुनाया क्वेश्चन, उस वक्त में 2002 के अंदर मिस्टर अमर सिंह जी ने जो क्वेश्चन किया राजस्थान को लेके किया था कि राजस्थान गवर्नमेंट ने जो ये फैसला किया है उस पर भारत सरकार क्या कार्रवाई कर रही है, और मंत्री जी ने जवाब दिया, वो मैंने कल पढ़ के सुनाया आपको। तो आप सोच सकते हो कि हमारा सपना तो 2002 से है। ये क्या तो जेल भरो अभियान करेंगे और क्या सड़कों पे आएंगे, इनमें कोई दम नहीं है। खाली लोकसभा चुनाव आ रहे हैं इसलिए कुछ एक्टिविटी बताने के लिए ये घोषणाएं करते रहते हैं। गेहलोत साहब, कांग्रेस की जो परंपरा थी एक पद एक व्यक्ति की, वो आपने निर्वहन की है, क्या अभी कांग्रेस में पूरी तरीके से लागू होगा? ये पार्टी के इंटरेस्ट में फैसले होते हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है कि एक पद पे 2 पद एक व्यक्ति के बाद नहीं रह सके, ऐसा कभी होता नहीं है। पार्टी अपनी सुविधा से पार्टी के इंटरेस्ट के अंदर फैसला करती है। मेरा फैसला होना स्वाभाविक था, पहली फैसला हम हो चुका था। ये खाली निर्णय कल घोषित हुआ है निर्णय। पहले ही फैसला हम लोग कर चुके थे, करना स्वाभाविक था। मैं जब राजस्थान में काम कर रहा हूँ तो कैसे मैं ऐसी में बैठ सकता हूँ? ना आप लोग मुझे अलाउ करते वहाँ बैठने के लिए, ना दिल्ली अलाउ करते कि मैं मतलब यहाँ आके बैठूँ, और राजस्थान जो है किसके वर्दे रहेगा फिर वहाँ पर। तो मुझे तो मैं समझता हूँ ये कोई बताइए तो स्वाभाविक बात है। सर, चुनाव आयोग ने आज एक बाइट दी है थोड़ी देर पहले कि हम फिर से बैलेट युग में नहीं जा सकते। ईवीएम की भले ही शिकायत आ रही हो, क्योंकि 2 दिन पहले भी हैकिंग की शिकायत आई थी, एक ने बोला अमेरिका से की हुआ। अब ये तो बहस का विषय बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने ये माना होगा कि ईवीएम मशीन में हैकिंग, ईवीएम मशीन में टेम्परिंग हो सकती है, छेड़छाड़ हो सकती है। तभी तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि वीवीपैट मशीन लगाओ साथ में। तो इसके मायने क्या हो? इसका मायने तो प्रूव हो गया होगा कि ईवीएम मशीन में टेम्परिंग की संभावनाएं हैं। तभी तो करोड़ों रुपए खर्च करके, अरबों रुपए खर्च करके वीवीपैट मशीन लगी है। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना। बाकी तो ये
बहस का विषय बना हुआ है। धीरे धीरे जो कुछ भी होना है फैसला सामने आएगा, क्योंकि अमेरिका, इंग्लैंड सब जगह ये पहले जो मशीनें थी वहाँ क्यों तो हटी, क्यों लगी थी, क्यों हटी थी, क्यों वहाँ बैलेट पे आए थे, ये एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ डिबेट का विषय है। पर डिबेट का कोई न कोई हल निकलना चाहिए कि डिबेट अंतिम रूप से क्या 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 रूप लेती है। चलिए, इस पर और ज्यादा चर्चा के लिए हमारे सहयोगी निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। निर्मल, आपने भी सुना होगा अशोक गहलोत को, जहां पर राष्ट्रीय यहाँ पर उनके जो नेता है, हाईकमान है, आला कमान है, उन्होंने यहाँ पर प्रियंका गांधी को जो ट्रम्प कार्ड खेला है, प्रियंका गांधी को राजनीति में उतारकर, तो वही मुख्यमंत्री भी एक्टिव मोड में प्रदेश में नजर आ रहे हैं। और पूरे एक्टिव मोड में तो है ही, लेकिन अब इनकी जो बातें हैं उसके सियासी मायने भी निकल कर आ रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ रिएक्शंस है, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता तो दे ही रहे होंगे, नेता भी दे रहे होंगे, लेकिन फिलहाल विपक्षी क्या कहते हैं? निश्चित तौर पर देखिए पूनम, अशोक गहलोत ने बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत तमाम जो मुद्दे हैं उनको लेकर वो डेली होमवर्क करते हैं। यहाँ घर पहुंचने के बाद रात को होमवर्क करने के बाद दूसरे दिन उनको किस तरह से एग्जीक्यूट करना तमाम चीजों को, उनको सामने लाते हैं। प्रियंका गांधी के मुद्दे पर भी सबसे बड़ी अहम बात यह है कि अशोक गहलोत उत्साहित हैं, और उत्साहित इसलिए भी हैं कि प्रियंका गांधी के तौर पर जो मास्टर स्ट्रोक पार्टी ने खेला है कांग्रेस ने, क्योंकि जो पूर्वी यूपी की बात करें, जहां का उनको प्रभारी भी बनाया गया प्रियंका गांधी को, तो वहीं पर योगी आदित्यनाथ का भी जो कॉन्स्टिट्यूंसी वो भी वहीं आती है। तो नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है देश के, वाराणसी, वो भी पूर्वी यूपी में आते हैं। तो कहीं ना कहीं एक सोची समझी रणनीति के तहत नरेंद्र मोदी को और एनडीए को घेरने की कोशिश की गई है। रही बात अशोक गहलोत की, तो अशोक गहलोत इसलिए भी कॉन्फिडेंट हैं कि जिस तरह से प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार आना, उसके बाद वो मुख्यमंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनने के बाद तमाम उहापोह की स्थिति के बीच एक लंबी मशक्कत होती है, किस तरह से मंत्रिमंडल, उसके बाद पोर्टफोलियो बांटे जाएंगे। लेकिन अब सब कुछ सामान्य हो चुका है। पार्टी एक बार फिर से चुनावी मोड में आ गई है, क्योंकि लोकसभा विधानसभा की बात करें तो कल ही विधानसभा की जो कार्रवाई है वो कल 11-12 फरवरी तक के लिए 11 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी। 11, 12 और 13 फरवरी को जब दोबारा से विधानसभा की कार्रवाई होगी तो निश्चित तौर पर उसमें प्रदेश का बजट भी आएगा। तो कहीं ना कहीं पूरी जो एक सोची समझी, एक बहुत ही प्लान्ड वे में कांग्रेस प्रदेश के अंदर और देश के अंदर आगे बढ़ रही है। अशोक गहलोत ने सीधे तौर पर कहा कि प्रियंका गांधी या राहुल गांधी राजस्थान से भी चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, और यहाँ की जनता उनको पलक पांवड़े बिछाकर उनका स्वागत करेगी और उनको भारी मतों से जिताएगी भी। रही बात सवर्ण आरक्षण और कर्ज माफी की, इसको लेकर की भाजपा लगातार ये कह रही है कि वो जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे, तो उन्होंने उस पर चुटकी भी ली। उन्होंने कहा कि ये सब इनकी नाटकबाजी है, ये सब जनता को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कर्ज माफी को लेकर के घोषणा कर चुके हैं। 18,000 करोड़ रुपए का एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है, जिस तरह से किसानों को राहत दी जाए, और इसके अलावा भी किस तरह की राहत दी जाए उसका भी इंतजाम किया जा रहा है। सवर्ण आरक्षण को लेकर उन्होंने कहा कि 2002 में जब वो मुख्यमंत्री थे तभी उन्होंने सवर्ण आरक्षण का एक बिल लेके आए थे, लेकिन केंद्र ने उसको पास नहीं किया था, और अब 10% की बात करते हैं तो हम तो कल ही इसको लागू करने की बात कह चुके हैं। कल मुख्यमंत्री विधानसभा में उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कर्ज माफी और सवर्ण आरक्षण, जो 10% सवर्ण आरक्षण है उसको प्रदेश के अंदर भी लागू किया जाएगा। तो उन्होंने कहा भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है जिस मुद्दे को लेकर के लोकसभा के अंदर जाएं। उसके बाद वो आज पीसीसी पहुंचते हैं, वहां माणिक्यलाल वर्मा को श्रद्धांजलि देते हैं। उसके बाद पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मिलकर इस समय सीएमओ बैठे हैं, सीएमओ में तमाम जो अधिकारी हैं उनकी मीटिंग ले रहे हैं, क्योंकि जो बजट है, बजट की तैयारी भी यहाँ पर पूनम शुरू हो चुकी है। बजट किस तरह से होगा, बजट में करों को किस तरह से शिथिलता दी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती कि प्रदेश के अंदर इस तरह का बजट आए जिससे जनता पे विपरीत असर पड़े। तो जो करदात्री समिति है उसकी भी बैठक है, उनमें जितने भी व्यवसायी हैं तमाम, या जो बजट से जुड़े हुए जितने भी व्यवसायी होते हैं उनसे बात भी की जाएगी, जितने बिजनेसमैन है, उद्योगपति, उनसे भी बात की जाएगी, और बजट को भी कुछ इस तरह से बनाने के प्रयास किए जाएंगे जिससे जनता को सीधे तौर पर राहत मिले और पार्टी को भी इसमें लोकसभा चुनाव के अंदर फायदा हो। पूनम, हाँ बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन निर्मल देखा जाए, क्योंकि बहुत सारी बातें उन्होंने कही है, और वैसे देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये कुछ दिन जो है वो सही नहीं चल रहे हैं। काफी झटके उन्हें लगातार लग रहे हैं विधानसभा चुनाव में हार मिलने के बाद भी, अगर हम प्रदेश की बात करें। लेकिन मीडिया से जब वो बात कर रहे थे तब उन्होंने साफ यहां पर कह दिया कि गुजरात में जब चुनाव हम हारे थे तो वो हमारी हार नहीं थी, और अगर भारतीय जनता पार्टी वो जीत गई है तो उसकी जीत नहीं मानी जा सकती। लोकसभा चुनावों से पहले ये बहुत बड़े बातें उन्होंने यहां पर कही है। जो तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता है, तमाम जो नेता है, फिलहाल जो उत्साह यहां पर कायम करने की कोशिश कर रहे थे हार के बाद, शायद उनका उत्साह एक बार फिर से कम हो सकता है, क्योंकि उत्साह यहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और तमाम कार्यकर्ता और दिग्गज जो है वो बहुत ज्यादा दिखा रहे हैं, अपनी जीत का यहां पर दम भर रहे हैं एक बार फिर से।
निश्चित तौर पर देखिए, अशोक गहलोत एक इस तरह के पॉलिटिशियन हैं जिनको लेकर के सब जानते हैं कि वो उनका एक दायरा है, उस दायरे को रहकर उनका जो थिंक टैंक है वो लगातार इस बात को की तैयारी करता रहता है कि कल जनता के बीच में, मीडिया के बीच में जाएंगे, किस तरह से जाएंगे, अगर कोई किसी तरह से प्रदेश में चुनाव है या और इस तरह की जो सियासी गतिविधियां हैं उनको लेकर भी एक पूरा होमवर्क किया जाता है। वो एक पूरी मीडिया, एक उनकी सोशल मीडिया की उनकी एक टीम है जो पूरी तरह से एक्टिव है, एक उनका जो उनको सलाह मशवरा देता है एक सियासी संदर्भ में वो एक अलग से टीम है। वो तमाम जो टीमें हैं लगातार होमवर्क कर रही है और अब इनके लिए पहली चुनौती ये रह गया है कि प्रदेश के अंदर जिस तरह से कांग्रेस की सरकार बनाई है, लोकसभा में जो मिशन 20 था उसको 25 के अंदर तब्दील कर चुके हैं। मिशन 25 को किस तरह से सफल बनाया जाए, क्योंकि पिछले दिनों पूनम आपने देखा होगा 8 सिविल लाइन्स पे जब लोकसभा वार बैठकें ली गई थी उसमें लगातार फीडबैक लिया गया संबंधित लोकसभा क्षेत्र के पदाधिकारियों से, वहां के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि थे उनको बुलाया गया कि आप किसको अपना प्रत्याशी चाहते हैं जो लोकसभा के अंदर पार्टी को सीट दिला सकता है। तो दो तीन नाम हर लोकसभा सीट के ऊपर आए। अब लेकिन उन नामों के ऊपर प्रदेश स्तर पर ही नहीं, यहाँ पर केंद्र में बैठे नरेंद्र मोदी को भी चुनौती उन्होंने दे दी है। उन्होंने साफ यहाँ पर कह दिया है कि राहुल गांधी सिर्फ वही टक्कर ले सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और आने वाले वक्त में देश का नेतृत्व वही करते हुए नजर आएंगे। तो बहुत बड़ी बातें फिलहाल यहाँ पर कही है और सियासी हलचल बहुत ज्यादा हो गई है। आगे भी आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। तो विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर जब जननायक अशोक गहलोत ने जवाब दिया तो किसानों और युवाओं के एक के बाद एक कई सौगातों की बारिश कर दी। अशोक गहलोत ने खुले दिल से कई ऐलान किए और खुशहाल राजस्थान की ओर एक और कदम बढ़ा दिया। लेकिन क्या क्या रहे ये खास ऐलान, चलिए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। ये तो बीपीएल की बात हमने कही थी। बीपीएल के और स्टेट बीपीएल के लोगों को हम लोग जो करीब 1,53,00,000 है उनको हम लोग 2 रुपये के बजाय 1 रुपये किलो गेहूँ देंगे, वादा किया था। क्योंकि मैं घोषणा करता हूँ इस वादे को हम निभाएंगे, जल्दी पूरा करेंगे। 5,000 सेल्स के बूथ खोले जाएंगे। राजस्थान नौजवानों को रोजगार मिलेगा राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के माध्यम से। एक हमने कहा लघु और सीमांत श्रेणी के जो वृद्ध किसान हैं, जो पेंशन योजना में नहीं आए हैं, उनको हम पेंशन देंगे, उनको सम्मिलित करेंगे। ये मैं घोषणा करना चाहता हूँ। भूमि विकास बैंक और कृषि बैंक जो अवधि पार जो कृषक है, लघु सीमांत, उनके भी समस्त ऋण जो है वो माफ किए जाएंगे। ये मैं घोषणा करना चाहता हूँ। जो भूमि विकास कृषि बैंक है, इसके कारण 80,000 हेक्टेयर 4 लाख बीघा कृषि भूमि जो गिरी रखी हुई है वो मुक्त हो सकेगी। नेशनल बैंक, शेड्यूल बैंक और आरआरबी ग्रामीण बैंक जो एनपीए का मैंने घोषणा कर रखी थी पहले कि जो डिफॉल्टर हैं उनके बारे में हमने घोषणा की थी कि इनको 2 लाख तक के कर्जे माफ होंगे। उसको लेकर के हमने बैंकों से बातचीत शुरू कर दी है। जिस प्रकार से उद्यमियों के, व्यापारियों के वन टाइम सेटलमेंट करते हैं ओटीएस, उस रूप में ओटीएस के माध्यम से हम सेटलमेंट करेंगे उनसे, जिससे कि किसानों का भी 2 लाख तक का कर्जा माफ हो सके। प्रधानमंत्री जी को हमने पत्र लिखा है कि आप खुद आगे आकर के कर्जे माफ करें पूरे देश के अंदर। हम उसका इंतजार भी कर रहे हैं, पर मैं ये वादा करता हूँ अगर उन्होंने सहयोग नहीं किया तब भी हमारी सरकार पूरे कर्जे माफ करेगी। ये मैं निवेदन कर सकता हूँ। जो लोग गुड बरोबर है, जो समय पे चुकाना करते हैं, उनको कुछ नहीं मिला है, और जो डिफॉल्टर है एनपीए जिनका हो गया उन्हीं को मिल रहा है। ये एक पॉपुलर डिमांड है सब लोगों की और कई जगह से और भी डिमांड आई थी। उसके लिए हमने तय किया है कि स्पेशल पैकेज बने सद्भावी किसानों के लिए। जो गुड बॉरोवर है, टाइम पे चुकाते हैं, उनके लिए उन्होंने स्कीम बनाई है। तो मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ, इन तमाम राज्यों की स्टडी करके इन सबसे अच्छी योजना स्पेशल स्कीम हम बनाएंगे और आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जिससे कि किसानों को भला हो सके। जो लोग आत्महत्याएँ हुई है राजस्थान में, जिनकी आत्महत्या हुई है, उनके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पूछा जाएगा, उनसे रिकमेंडेशन लेकर के उनके जो कर्जे हैं वो माफ़ किए जाएंगे। वो माफ़ करना हमारा धर्म बनता, फर्ज बनता है।
इस प्रकार से हमने तय किया है। मुझे खुशी है कि अभी ये पार्लियामेंट के अंदर संविधान संशोधन हुआ है। मैं सदन के माननीय सदस्यों को कहना चाहूँगा, हम अति शीघ्र इस फैसले करना जा रहे हैं। 10% आरक्षण के लागू राजस्थान में करेंगे, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। 2 रुपये प्रति लीटर जो हमने स्कीम लागू की थी माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने उस स्कीम को बंद कर दिया। आते ही मैं घोषणा करता हूँ पुनः हम 2 रुपये प्रति लीटर दूध का बोनस देंगे किसानों को। तो चलिए अब आपको एक गाना सुनाते हैं। दरअसल अशोक गहलोत के कुछ फैंस हैं जिन्होंने सोशल मीडिया में इस गाने को वायरल कर दिया है। मिलकर सभी ने बनाया। चलिए आपको सुनवाते हैं इस गाने के बोल।